जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आपका पेपर काफ़ी नज़दीक है और इस कम ड्यूरेशन में जितने कम हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी एक सॉलिड रिवीजन हो जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। ओके बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 6 एंड 20। अब बच्चों यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। बच्चों, आपके पास दो नंबर दे रखे हैं, एक नंबर आपके पास बच्चों दे रखा है 6 और दूसरा नंबर आपके पास दे रखा है 20। अब बच्चों, जब भी आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम पहले उन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 3 यानी कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। और 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 4 into 5 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 5 to the power 1। अब बच्चों याद कीजिए, अगर मुझे एचसीएफ लिखना है 6 और 20 का तो मैं क्या करूंगा, मुझे इन दोनों नंबर में जो भी कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इस नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2 और यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है 2। हमें प्राइम नंबर्स की बात करनी है और उनकी कौन सी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो इन दोनों में 2 कॉमन है और 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में आपको उसने एलसीएम भी पूछा होता तो हम एलसीएम किस तरह से निकालते। एलसीएम निकालने के लिए 6 और 20 का हमें देखना है एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, 6 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और 20 के अंदर जितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, हम उन सभी की हाईएस्ट पावर्स को अपने नंबर में ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे 2, 3 और 5। बच्चों, 6 में हमारे पास प्राइम नंबर है 2 और 3, 20 में हमारे पास प्राइम नंबर है 2 और 5। अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 into 15 दैट इज 60। तो इनका अगर क्वेश्चन में अगर एलसीएम पूछा होता तो उसका आंसर क्या होता, 60 होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमको इस सीरीज का सम निकालना है। बच्चों ध्यान से देखिए, क्या आपको यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है। कैसे सर, देखिए 34 में अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 32 आएगा, फिर से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो 30 एंड सो ऑन। यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, -2। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर हमें किसी एपी का सम निकालना होता है तो हमको क्या क्या चाहिए, एक बार सम का फॉर्मूला देखते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है। इसके अलावा और क्या हम लिख सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस एल, जहां पे l का मतलब क्या है बच्चों, लास्ट टर्म, a का मतलब है फर्स्ट टर्म और d का मतलब है कॉमन डिफरेंस। अब बच्चों यहां पर फर्स्ट टर्म तो मेरे पास गिवन है दैट इज 34, लास्ट टर्म भी मेरे पास गिवन है दैट इज 10 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा ये -2। यहां तक बात क्लियर है सबको। अब बस मुझे पता करना है कि इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे निकालूंगा, ये जो 10 है ये मेरा लास्ट टर्म है, तो मैं क्या बोलूंगा कि nth टर्म यानी कि an इज इक्वल टू 10, यहां से आ जाएगा। nth टर्म का फॉर्मूला बताइए, a प्लस n-1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 10। बच्चों a क्या है, फर्स्ट टर्म 34 प्लस n हमें निकालना है, d का वैल्यू कितना है -2 इज इक्वल टू 10। तो यहां से बच्चों n-1 का वैल्यू कितना आ जाएगा इंटू -2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 - 34 माइनस का 24। तो यहां से आपको n-1 इज इक्वल टू कितना दिख रहा है बच्चों 12, तो n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 13। यानी कि इस एपी के अंदर कितने टर्म्स होंगे बच्चों, 13 टर्म्स। अब बस हमको तो सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, उसमें हम अप्लाई कर देते हैं। तो हम बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। तो सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी 13/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है 10। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, 13/2 इंटू 44। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 13 टाइम्स 22 दैट विल बी 26 इंटू 11। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ द जीरोज इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 1।
बच्चों इस क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेट से हम उसको नाम दे देते हैं p ऑफ x। उसको बनाने का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स, प्लस यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, अब सम ऑफ द जीरोस कितना गिवन है क्वेश्चन में? 4, और प्रोडक्ट कितना गिवन है? 1। तो आपका फाइनली पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाला क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू RS। बच्चों एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी का, काफी आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर PQ और RS पैरेलल हैं, यानी कि ये दो लाइंस हमको क्या गिवन है बच्चों? दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। पहले तो ध्यान से देखो कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। ठीक है, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनको हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम में अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हमको स्टेप्स अच्छे से लिखना है ताकि हमारे कहीं भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं तो PQ इज गिवन पैरेलल टू RS। ठीक है, आप यहां पे देखिए एंगल POQ मस्ट बी इक्वल टू एंगल ROS। क्यों? दीज आर अपोजिट एंगल्स, यस और नो। तो एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारे पास। तो ये दो एंगल हमारे पास बराबर आ चुके हैं, लेट्स कॉल देम थीटा। अगर थीटा नहीं भी लिखना है तो ये दो एंगल हमारे पास बराबर आ चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या आप इस लाइन को एज ए ट्रांसवर्सल ट्रीट कर सकते हैं? तो बच्चों जो ये वाला एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि एंगल OQP मस्ट बी इक्वल टू एंगल ORS। इज दैट क्लियर? सेकेंड पॉइंट। और ये कैसे आया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। अब बताइए, इसी प्रकार ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, सेम लॉजिक से, क्योंकि PQ इज पैरेलल टू RS गिवन है, एंड एंगल QPO इज इक्वल टू एंगल OSR। अगेन सेम लॉजिक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों अगर दो ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR, अगर एंगल सेम हो जाए, तीनों एंगल सेम हो जाए, तो कौन सा सिमिलैरिटी लग जाएगा? ट्रिपल ए या फिर डबल ए भी बोल सकते हो आप। बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया, ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल SOR। और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B is 90 डिग्री, AB is 4 सेंटीमीटर एंड BC is 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A एंड कॉस A। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बच्चों आपको बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको नाम दे देते हैं A, B और C। ठीक है, A, B और C। अब बच्चों उसमें एंगल B का वैल्यू कितना गिवन है? 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज गिवन एज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हमको ये गिवन है। और क्या बोला गया है? AB का लेंथ है 4 सेंटीमीटर और BC का लेंथ है 3 सेंटीमीटर। अब हमको साइन A और कॉस A का वैल्यू बताना है। बच्चों अगर मुझे साइन A और कॉस A का वैल्यू चाहिए तो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को लाने के लिए परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। बच्चों अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, क्या वो AC के स्क्वायर के बराबर होगा? बिल्कुल। तो वी कैन से दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि AC स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 प्लस 9 25। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना आ चुका है? 5। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे कई बच्चे गलती कर सकते हैं। हमें पूछा क्या है बच्चों? उसने साइन A एंड कॉस A, यानी कि अगर हमको साइन और कॉस निकालना है तो कौन से एंगल के लिए निकालना है? एंगल A के लिए।
अब इस एंगल ए के सामने वाली साइड को मैं क्या ट्रीट करूंगा, परपेंडिकुलर, और इस वाली साइड को मैं ट्रीट करूंगा एज ए बेस, और ये है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों साइन ए क्या होता है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बच्चों 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ये 3/5 आ जाएगा। और कॉस ए कितना होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 4/5। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसमें बहुत सावधानी रखिएगा बच्चों, क्योंकि हो सकता है आप 4 को एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट करके साइन ए का वैल्यू 4/5 निकाल के आए, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट्स। बच्चों एक डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन है, याद कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हो p x1 y1 और q x2 y2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों कि P और Q पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है। ओके, सो व्हाट इज गिवन, गिवन दैट PQ इज 10। तो बेटा PQ कैसे निकाला जाएगा, √ हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी कि 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यानी कि y -(-3) का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पे मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर यानी कि 100। यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां से आ जाएगा बच्चों 64 प्लस y² प्लस a + b का होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं +9 + 6y इज इक्वल टू 100। तो फाइनली बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, वो इक्वेशन क्या आ रहा है, y² + 6y, और कांस्टेंट कितना आ रहा है बच्चों 64 और 9 कितना हो गया ये 73 - 100 यानी कि माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, तो y + 9 इंटू y - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक तो वैल्यू आ जाएगा -9 और एक वैल्यू आ जाएगा 3। तो y के कितने पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं हमारे पास, दो पॉसिबल वैल्यूज -9 और 3। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज आल्सो क्लियर। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, रीड कीजिए क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टैंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि किसी एक पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, सो लेट्स से दिस इज अवर टेंजेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट मान लीजिए O है, ये पॉइंट है P, तो ये लेंथ हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोला गया है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हमको Q गिवन था तो इसको Q लिख दिया हमने। तो इस सर्कल का जो सेंटर है वहां से जो Q का डिस्टेंस है वो हमको 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, हमको इस सर्कल का रेडियस बताना है। बच्चों आपको एक थ्योरम इसमें लगानी पड़ेगी कि अगर कभी भी हम किसी सर्कल के सेंटर से उसके टेंजेंट पे अगर एक रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो वो उस पे परपेंडिकुलर होता है। यानी कि यहां से अगर मैं रेडियस को ऐसे कनेक्ट करूंगा तो ये एंगल कितना आएगा बच्चों, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। और ये हमने क्या माना है अपना रेडियस r। यहां तक क्लियर है सारी बातें। अब आप देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर इस सेंटर को हम O नाम दे दें तो इन ट्राइंगल OQP दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमको R निकालना है, तो हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल OQP पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं, दैट ये एंगल 90 है यानी कि दिस इज अवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि OQ² इज इक्वल टू OP² प्लस PQ²। यहां तक बात क्लियर है सबको। अब वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP जो कि है रेडियस r² प्लस PQ दैट इज 24 का स्क्वायर। तो यहां से r² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25² दैट इज 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576, तो r² का वैल्यू बच्चों 49 आएगा। ठीक है,
तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा +-7, लेकिन क्योंकि r एक रेडियस है तो रेडियस को हम हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव, इसलिए r कितना आ जाएगा 7 और यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। इस क्वेश्चन में डायग्राम बना के आप फुल मार्क्स फेच कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, इस सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं और डायग्राम बनाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, चलिए इसका हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। तो क्या बोला गया बच्चों कि एक स्क्वायर शेप्ड का ग्रास फील्ड है। ठीक है, मान लीजिए ये वो स्क्वायर शेप्ड का ग्रास फील्ड है और इसका डायमेंशंस क्या बताया हमको 15। ठीक है, ये 15 डायमेंशन इसके। अब क्या बोला गया है कि एक हॉर्स को इस मतलब इस फील्ड के एक कॉर्नर पे एक पेग टाई किया गया है, यानी कि यहां पे एक पेग बनाया गया है और इससे एक रोप बांधी गई है जिसपे एक हॉर्स है, और हॉर्स जो है वो इस फील्ड को ग्रेज कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि वो कितना एरिया ग्रेज करेगा। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो बच्चों अगर हॉर्स यहां पे बंधा हुआ है तो वो इसको एक सर्कुलर फैशन में यहां पे मूव करेगा, यानी कि अगर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ओ, तो आप देख पा रहे हो ओ ए बी यही वो हिस्सा है फील्ड का जिसमें वो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। ठीक है, यानी कि हमें इतना एरिया पता करना है। अब रोप की लेंथ कितनी दी गई है हमको बच्चों 5, और ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक सर्कल शेप जैसा लग रहा है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, यानी कि ये क्वार्टर सर्कल बनाया हुआ है, 1/4 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर आपको ये सर्कल ना दिखे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला, θ/360 इंटू πr²। उसमें थीटा कितना रख दोगे 90, आप समझ पा रहे हो, यानी कि ये 1/4 ऑफ अ सर्कल है। तो यहां पे इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इस सर्कल का रेडियस कितना है 5, तो हमें क्या लिखना है 1/4 टाइम्स ऑफ πr²। ये पूरे सर्कल का कितना है 1/4 है, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है बात आपको, इसमें कोई दिक्कत है बच्चों। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 टाइम्स ऑफ पाई का वैल्यू अगर हम 3.14 ले लें तो ये 25 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज अवर फाइनल आंसर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3.14 इंटू 25, तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 314/100 इंटू 25/4। ठीक है, ताकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाए। तो 314 इंटू 25 कर लो जल्दी से, कितना हो जाएगा ये 7, 15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 2 और 6, सो दैट इज 0, 5 एंड 8 एंड 7, 7850 और डिवाइड बाय 4 करना है फिर, है ना। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे ठीक है, तो ये लगभग हमारे पास 19.625 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है बच्चों, इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर बच्चों, यूनिट में हमको मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता था कि कौन सा एरिया है जो वो ग्रेज नहीं कर पाएगा, तो तब हमको क्या करना है, तब हम इस पूरे फील्ड का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के लिए भी आप रेडी रहना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। 9th क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 0.95 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि ई के होने की प्रोबेबिलिटी हमको अगर 0.95 दे रखा है तो उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, पी ऑफ ई डैश, जो कि हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कितना आ जाएगा बच्चों ये 1 माइनस 0.95 यानी कि 0.05। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना हो जाएगा, हमें 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को माइनस करना है, आंसर विल बी 0.05। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन देखिए, क्लासिक क्वेश्चन है बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बच्चों आपको उसका स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए और उस पर बेसिक क्वेश्चन करते आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, एक लाइन है डी ही जो पैरेलल है किससे, बीसी से, हमें ये लेंथ ईसी फाइंड आउट करना है, ये वाला लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमको बाकी के लेंथ गिवन है,
AD कितना गिवन है 1.5, AE कितना गिवन है हमको 1, DB गिवन है 3 और हमें EC फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसमें हम क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बच्चों AD अपॉन DB। अच्छा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्यों लगा पा रहे हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि DE गिवन है पैरेलल टू BC, ठीक है। व्हाट इट इज गिवन, इसको हम लिख देते हैं, सिंस इट इज गिवन दैट DE is parallel to BC, therefore by basic proportionality theorem हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, AD upon DB is equal to AE upon EC, is equal to AE upon EC। बच्चों वैल्यू क्या गिवन है आपको, AD का वैल्यू बच्चों गिवन है 1.5, DB का वैल्यू गिवन है 3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू गिवन है 1 और EC तो हमें फाइंड आउट ही करना है। ये इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट करेगा तो बच्चों EC का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े, ठीक है। अब बारी है कि हम 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस और फिर 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। बच्चों फर्स्ट चैप्टर का क्लासिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बनता है HCF LCM से, दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि हमें एक इर्रेशनल नंबर को प्रूव करना होता है कि वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसमें हम जो मेथड यूज करते हैं वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। वो मेथड क्या है समझिएगा बच्चों। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए, लेट रूट 5 इज इक्वल टू A अपॉन B, दैट इज अ रैशनल नंबर। मतलब हम अज्यूम कर लेंगे let square root of 5 is rational। अगर हमने उसको रैशनल अज्यूम कर लिया बच्चों, मतलब रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे A और B इंटीजर्स हैं और B नॉट इक्वल टू 0 है, वेयर A कॉमा B आर को प्राइम एंड B नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, हमने अज्यूम कर लिया। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो रूट 5 है ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर रूट 5 को हम A अपॉन B लिख सकते हैं, यानी कि अगली ही लाइन में मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं बच्चों, कि रूट 5 इंटू B इज इक्वल टू A। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं बच्चों तो क्या आ जाएगा, 5B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी देखिए, A स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ B स्क्वायर। कुल मिला के बच्चों A स्क्वायर को मैं 5 का मल्टीपल बना के लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम बोल सकते हैं हेंस इट मींस दैट 5 डिवाइड्स A स्क्वायर। और एक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, वो क्या कहती है कि इफ 5 इज डिवाइडिंग A स्क्वायर देन 5 विल डेफिनेटली डिवाइड A, विच इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स A। मतलब अगर 5 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 A को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा, और अगर 5 A को डिवाइड कर रहा है विच मींस A इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो A को मैं कुछ 5C बोल सकता हूं, वेयर C इज एन इंटीजर। यहां तक बात क्लियर है सभी लोगों को। अब अगर A 5 का मल्टीपल है, A इज इक्वल टू 5C, तो A की वैल्यू मैं यहां पे पुट भी कर सकता हूं। तो अगर मैं A की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 5C होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर। तो बच्चों यहां से 5B स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25C स्क्वायर। 5 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो B स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 5C स्क्वायर। फिर से वही बात आ गई, पहले हमने देखा कि अगर A स्क्वायर इज इक्वल टू 5B स्क्वायर आया था, वैसे ही यहां पर B स्क्वायर का वैल्यू 5C स्क्वायर आ गया, मतलब B स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इस बात का मतलब क्या है बच्चों, इस बात का मतलब यह है कि B डिवाइड्स 5 डिवाइड्स B स्क्वायर। और अभी हमने सीखा कि अगर 5 B स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 विल डिवाइड B ऑल्सो, 5 डिवाइड्स B। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा बच्चों, ऊपर मैंने एक अजम्पशन लिया था। क्या अजम्पशन लिया था कि अगर रूट 5 A अपॉन B है, A और B है को प्राइम। अब बच्चों को प्राइम को आप ध्यान से समझिए, को प्राइम का मीनिंग क्या होता है, को प्राइम का मीनिंग ये होता है बच्चों कि इन दोनों नंबर्स का जो HCF है, HCF ऑफ A एंड B दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। यानी कि A और B में 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर होना ही नहीं चाहिए, कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। बट यहां पे क्या हो रहा है कि A हमारा 5 का मल्टीपल है, 5 A को डिवाइड कर रहा है और 5 B को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब A और B में हमें 5 एक ऐसा नंबर मिल गया जो A को और B को दोनों को डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स
विच मीन्स 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। पर क्या ये सही है? अब आप सोचो, हमने तो अभी क्या अज्यूम किया था, हमने तो ये बोला था कि ए और बी कोप्राइम है, पर यहां पे क्या निकल के आ रहा है कि ए और बी में तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज 5। अब ऐसा क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है? क्यों? क्योंकि जो हमने अजम्पशन लिया था दैट इज इनकरेक्ट। सो वी विल राइट दिस कॉन्ट्राडिक्शन implies our assumption, क्या था हमारा assumption? Our assumption that root 5 is rational was incorrect। तो बच्चों, अगर मेरा assumption कि root 5 एक rational number है वो incorrect था, तो इससे क्या proof हो जाता है? Hence root 5 is an irrational number। Is that clear everyone? Important question है, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए बच्चों आराम से। एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमने लिया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर which is fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। ठीक है, हमें क्या बताना है? हाइट ऑफ द टावर। बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप पहले डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसका क्या डायग्राम हो सकता है वो बनाओ। अब इसको हम ध्यान से देखें अगर, तो इसमें हम कैसे डायग्राम बना सकते हैं, देखिएगा। तो बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है बच्चों 20 मीटर, और उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है जिसकी हाइट हमको पता लगानी है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि उसकी हाइट h है। अब आप देखिए, जब ग्राउंड लेवल से क्या बोला गया है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अगर हम मान ले कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस ग्राउंड, मान लीजिए इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बेस ऑफ द टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये कितना गिवन है? 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें, इस पॉइंट से अगर हम ये वाला एंगल निकालें, तो ये एंगल कितना गिवन है बच्चों? 45 डिग्री। और ये एंगल कितना गिवन है? ये एंगल हमको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है डायग्राम आपको। अब हमको बताना क्या है? h, यानी कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। क्या मुझे ये डिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, तो मैं इसको x मान लेता हूं। और जो भी आप अज्यूम करते हो बच्चों, वो सब आपको लिखते हुए चलना है। तो आप क्या लिखोगे? लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर एंड डिस्टेंस of the point on ground from the base of tower is x मीटर। यहां तक क्लियर है बात? जो भी आप चीज अज्यूम करो उसको हमें प्रॉपरली लिखना है। अब इसकी थोड़ी हम नेमिंग कर देते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट A, B और C। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चा, ए बी की टोटल लेंथ कितना आ जाएगा? ये लेंथ है h और ये लेंथ है 20, तो AB का टोटल लेंथ कितना आ जाएगा? h प्लस 20, राइट। ये लेंथ हमको गिवन नहीं था तो हमने अज्यूम कर लिया x, तो BC x है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे इस पॉइंट को मैंने D मान लिया। आपको कितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं? एक तो मुझे ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल DBC, और एक ट्राइंगल दिख रहा है ABC। ठीक है, तो एक एक करके इसमें हम अप्लाई करते हैं। अगर हम ट्राइंगल DBC की बात करें तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC। बच्चों, 45 डिग्री एंगल गिवन है हमको, तो tan थीटा क्या होता है बच्चों? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? DB अपॉन बेस। tan 45 का वैल्यू बोलो 1, DB कितना है हमारे पास? 20 अपॉन बेस इज x, तो यहां से x का वैल्यू हमारे पास 20 आ गया है। x इज 20 मीटर। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? इस बड़े वाले ट्राइंगल को यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमें दूसरी लेंथ निकालनी है, एक बार मैं यहां पर डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेता हूं समझाने के लिए। ठीक है, हमारे पास ये लेंथ कितना गिवन था? अभी हमने कैलकुलेट करा है 20, और ये एंगल है 60, और ये हाइट है h प्लस 20। हमने कौन सा ट्राइंगल बनाया है? ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल था उसको ड्रॉ करा है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इन दिस ट्राइंगल ABC
tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज h प्लस 20 अपॉन बेस, जो कि हमने 20 फाइंड आउट किया है। tan 60 का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 रूट 3 इज इक्वल टू h प्लस 20। तो बच्चों h का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 रूट 3 माइनस 20 को अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1। तो हमारी हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया है, रूट 3 माइनस 1, 20 टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस 1 मीटर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आप एक बार अगर डायग्राम प्रॉपरली बना लेंगे और दो जो ट्राइंगल आपको दिखाई दें जिसमें एंगल्स अवेलेबल हैं उसमें आप tan थीटा अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्या बोला गया उसमें, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज अवर सर्कल। अब इस सर्कल के ऊपर हमने क्या ड्रॉ करना है, हमने टेंजेंट ड्रॉ करनी है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो लेट अस से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं वो ये टेंजेंट्स है। फ्रॉम दिस पॉइंट लेट्स से वी आर ड्रॉइंग द टेंजेंट्स। पहली टेंजेंट तो ये बना दी हमने और एक टेंजेंट हम यहां पे बना देते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये जो दो टेंजेंट्स है, लेट्स से मैंने ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी है मैंने इस एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ करी है, दिस पॉइंट इज P, और इस सर्कल का जो सेंटर है लेट्स से सेंटर इज O, और इस पॉइंट पे टेंजेंट बना इसको A नाम दे दिया, इस पॉइंट पे टेंजेंट बना इसको B नाम दे दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। क्या प्रूफ करना है बच्चों कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं इनकी लेंथ इक्वल होती है, यानी कि टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करें ध्यान से देखिएगा बच्चों। कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ, हम इस सेंटर से P को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और A से हम यहां पे एक सेंटर को ज्वाइन करने वाला क्या बनाएंगे, रेडियस, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस। अब कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है बच्चों कि ये जो रेडियस होता है टेंजेंट के ऊपर कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा और ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनिए, आई हैव टू प्रूव कि PA और PB इक्वल है। इसमें मैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं। कैसे यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को बच्चों, आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्राइंगल POA और एक ट्राइंगल POB, दो ट्राइंगल देखे तो इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, ध्यान से देखिए बच्चों, जो PO है दिस इज अ कॉमन साइड, PO इज इक्वल टू PO विच इज अ कॉमन साइड। इसके अलावा AO एंड BO दीज आर ऑल्सो इक्वल, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये क्या है बच्चों, रेडियस, और ये वाला एंगल कितना है 90, ये एंगल भी कितना है 90। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों आपको RHS कॉन्ग्रुएंसी याद आ रही है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में, कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB। और बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी सारी साइड्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हेंस वी कैन से दैट, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इट इंप्लाइज दैट PA मस्ट बी इक्वल टू PB, और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन। इस क्वेश्चन को बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से भी किया जा सकता है, सो वो आपके ऊपर है। आपको ये मेथड समझ में आया तो इसको बिल्कुल बिंदास अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस भी कर रहा था आपसे ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर ये सेक्टर है सर्कल का जिसमें ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है और रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, आपको क्या निकालना है बच्चों, इस सेक्टर का एरिया, यानी कि सेक्टर AOB का हमको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एरिया
ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आर क्या है, रेडियस, और थीटा क्या है, वो एंगल सेक्टर का 60 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, और रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/6 टाइम्स ऑफ पाई इंटू 6 का स्क्वायर। एक 6 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 पाई। इसमें आप पाई का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 3.14 भी यूज कर सकते हो, 22/7 भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं 22/7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन में 3.14 गिवन हो तो आप उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन देखे दोज वर 3 मार्क्स क्वेश्चंस। अब फाइनल राउंड पे आते हैं बच्चों, अब हम फाइनली अपने 4 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतनी देर तक आप बने रहे हैं, थोड़ा और कुछ 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जिससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सारी यूनिट्स हमने टच कर लिए और फिर आप रिवीजन करके अपना एग्जाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। बच्चों लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। किस तरह से सॉल्व करते हैं? बहुत सारे मेथड हैं आपके पास, बहुत सारे क्या, 2-3 मेथड्स हैं। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड भी होता है। अभी हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे? लेट्स ट्राई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, इक्वेशंस गिवन है हमको 3x + 4y = 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और गिवन है हमको 2x - 2y = 2। ठीक है, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। बच्चों आप चाहो तो इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, सेम आंसर ही आएगा। सो ट्राई करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, हम पहले तो मैंने इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड लगा दिया। ठीक है, तो 2 से डिवाइड लगाने से ये बन जाएगा x - y। ठीक है, 2 से डिवाइड लगाने के बाद जो इक्वेशन हमको बनेगा, क्या इक्वेशन गिवन है हमको, 2x - 2y = 2। 2 से डिवाइड लगाने पे इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, x - y = 1। तो हम इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब एलिमिनेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन में या तो x या तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो बच्चों अगर मैं सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x - 3y = 3। ठीक है जी, अब मैं क्या करने वाला हूं, इनको करने वाला हूं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट किस तरह से करूंगा, नाउ फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, 3x + 4y = 10, और यहां पे आ जाएगा बच्चों 3x - 3y = 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, हमारे पास बचेगा 7y = 7। तो y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1। y हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू 1 रख के x निकाल सकते हो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या बोल सकते हैं, 3x + 4 × y = 10। तो 3x = 6, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। बात समझ में आ गई यहां तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। ओके, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। यानी कि हमारे पास एक 2 डिजिट का नंबर है, जब उस नंबर का हम 9 टाइम्स करते हैं, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर जब हम उसके डिजिट्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि हमने वो नंबर अज्यूम करा, नंबर इज x एंड y, और बच्चों ये y क्या है, दिस इज द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, और दिस इज द डिजिट एट टेंस प्लेस। ठीक है, अब बच्चों जब मुझे इस नंबर को प्रॉपरली लिखना है तो एक एग्जांपल देखो, अगर आप 32 को लिखना चाहते हो, 32 में 2 क्या है, यूनिट्स प्लेस, 3 क्या है, टेंस प्लेस, तो 32 को हम 30 + 2 लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 10 + 2 × 1, यानी कि यूनिट्स प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है और टेंस प्लेस में किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 का। आई होप ये वाली बात आपको याद आ रही होगी, बचपन में ये चीज हमने पढ़ी थी। इसी प्रकार हमारा जो नंबर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा नंबर हो जाएगा y, यूनिट्स प्लेस में तो 1 का मल्टीप्लाई रहेगा और टेंस प्लेस में 10 का, दैट विल बिकम 10x + y। ये नंबर हमारा बन के आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं और जो जो उसने बोला उसको अप्लाई करते जाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। बच्चों पहली कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ द डिजिट्स इज 9।
तो डिजिट्स तो मेरे पास x और y है, इनका सम कितना है 9। तो व्हाट इज गिवन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास एक इक्वेशन बनी हुई है, लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, और नंबर मेरे पास ये लिखा हुआ है। सेकेंड लाइन में उन्होंने क्या बोला कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर is equal to twice of the number if the digits are reversed। बच्चों अगर x y इन डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, yx। तो अगर मेरा नंबर yx होगा तो अब यूनिट्स प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे क्या आ गया है y, तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस x। आई होप दिस इज क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है बच्चों, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो 88x 90x माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 9 11y। तो यहां से बच्चों ये सिंपल एक रिलेशन आता हुआ दिख रहा है मेरे पास कि 8x इज इक्वल टू y का वैल्यू 8x के बराबर है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके किसका वैल्यू निकालना है, x और y का। तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन आप इसका वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हो, y का वैल्यू। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x प्लस 8x इज इक्वल टू 9, यानी कि 9x का वैल्यू 9 आ जाएगा बच्चों, जिससे x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू आ जाएगा 1 एंड y का वैल्यू कितना है बच्चों 8x, तो y का वैल्यू आ जाएगा 8। तो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 8 आ चुका है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, आवर नंबर विल बी हेंस द नंबर इज 18। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 18। आप चेक कर सकते हो, अगर 18 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 81। ठीक है, यू कैन चेक इट। आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन बच्चों स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। बच्चों ये डेफिनेटली आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन मिलता ही है, जिसमें या तो मीन पूछेगा, मोड पूछेगा, या फिर मीडियन पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि इन द फॉलोइंग डेटा इज गिवन ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, डिटरमाइन द मोड लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब हमको इस डेटा का मोड निकालना है, सॉल्व करके क्या निकालना है, मोड। अब मोड निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए बच्चों, फॉर्मूला को मैं यहां पे लिख देता हूं कि मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, इन सारे पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है, हमें यहां पे चुनना पड़ेगा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सा होता है बच्चों, ध्यान से देखो, इन सारे ऑब्जर्वेशंस की जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, जिस भी ऑब्जर्वेशन की जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, दैट इज योर मॉडल क्लास। तो सिंस फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कहां पर है 61, मुझे इस क्लास में दिख रहा है, सिंस 61 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, therefore 60 to 80 वाला जो क्लास है दैट इज योर मॉडल क्लास। ठीक है, अब इन पैरामीटर्स को हम डिफाइन कर लेते हैं। बच्चों ये जो पैरामीटर्स हमने डिफाइन करे हैं, इसमें L का मतलब क्या होता है, L का मीनिंग होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, L का मीनिंग क्या होगा बच्चों, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 60। तो इस इक्वेशन में मैं लिखते जा रहा हूं L का वैल्यू कितना है, इस फॉर्मूले में मुझे 60 पुट करना है। बच्चों इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 से डिनोट करते हैं। तो यहां पे F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो बच्चों F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर 61। ठीक है, और F0 और F2 क्या है, F0 इज द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब इस क्लास के पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है F0, और इस क्लास के आगे वाली जो ये फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज F2। तो हमारे पास F0 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 52, और F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 38। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं जो हमने लिखी है यहाँ पर फॉर्मूले में। और बच्चों H का मतलब क्या है बताओ, क्लास विड्थ। तो H कितना हो जाएगा 60 और 80 का डिफरेंस कितना 20, तो यहाँ पे H का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। इज दैट क्लियर। अब मुझे मोड निकालना है, तो मैं फॉर्मूले में क्या करूंगा, सारी वैल्यूज पुट कर दूंगा। हेंस मोड इज इक्वल टू L
प्लस F1 माइनस F0, 61 माइनस 52 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन ये हो जाएगा 122 माइनस का 52 यानी कि 70 में से अगर हम 38 माइनस कर देंगे तो बनेगा 32 इंटू 20। ठीक है, 4 5 टाइम्स 4 8 टाइम्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 60 प्लस 9 इंटू 5 45/8। ठीक है, 60 प्लस 45/8 दैट इज आवर मोड। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस 45/8 कितना आएगा बच्चों 8 5 40.6, तो कितना हो जाएगा 45 को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 8 5 40, 5 बचा तो 8 6 48, 20 बचा तो 8 2 16 एंड 5 5.625, तो फाइनली मोड कितना आ जाएगा बच्चों 65.625, दैट इज अवर मोड। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। इसमें हमने मोड कैसे निकालते हैं एक क्लास डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हमने डिस्कस करा है। आई होप ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से करके आना। आगे बढ़े तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अभी पता चल जाएगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज। हमको एक डेटा दे रखा है लिटरेसी रेट का, क्या बोला गया है कि 45 से 55% लिटरेसी रेट इतने सिटीज में है एंड सो ऑन। ये डेटा हमको गिवन है, हमें क्या निकालना है फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। हमको इस पूरे डेटा का मीन निकालना है। ठीक है, अब बच्चों इस कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किस तरह से निकाला जाता है उसके लिए हमको टेबल बनानी पड़ेगी, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स से दीज आर द वैल्यूज ऑफ x। तो क्या क्या वैल्यूज मुझे मिलने वाली हैं, सबसे पहला वैल्यू मुझे मिलेगा, पहला क्लास है 45 टू 55, दूसरा क्लास है 55 टू 65, 65 टू 75, फिर आएगा 75 टू 85 और 85 टू 95। ठीक है, ये हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है। अब बच्चों इसमें मुझे इन सभी का XI आपको याद है, XI क्या होगा क्लास मार्क्स। मुझे क्लास मार्क्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैसे आएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी कि 45 प्लस 55 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 50 आ जाएगा ये, क्योंकि 100 होगा 45 प्लस 55, तो ये बन जाएगा 100 डिवाइड बाय 2 दैट इज 50। ये बन जाएगा 60 70 80 एंड 90। ये तो मेरे पास XI आया है, लेकिन आप देख सकते हो ये जो वैल्यूज है ये काफी बड़ी वैल्यूज है, तो अगर मैं सिग्मा XI FI वाला फॉर्मूला लगाऊं तो आंसर तो आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है बस। तो मैं अज्यूम्ड मीन मेथड यहां पे यूज करने वाला हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमें कुछ बोला नहीं है, तो हम किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, इन ऑब्जर्वेशन में से किसी एक को, जो मिडिल वाला है उसको हमने मीन अज्यूम कर लिया। अज्यूम्ड मीन मैंने लिख लिया यहां पर, अज्यूम्ड मीन इज 70, तो जो एक्चुअल मीन आएगा उसका फॉर्मूला हम अभी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा DI विच इज XI माइनस अज्यूम मीन विच इज 70। ठीक है, तो 50 माइनस 70 माइनस 20 माइनस 10 0, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20। यहां तक क्लियर है बात। और अब मैं लिखूंगा बच्चों इनकी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है मुझे FI कितना गिवन है मुझे 3, इसका फ्रीक्वेंसी है 10, इसका है 11 8 एंड 3। अब बच्चों हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना है DI और FI का सम। तो DI इंटू FI, इस वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये माइनस का 60 माइनस का 100, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपके पास 60। इनका क्या निकालेंगे सम, तो यहां पे मैं लिख दूंगा सम कितना आ जाएगा सिग्मा DI FI कितना आ रहा है बच्चों, ये माइनस 60 प्लस 60 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 20, ये आ गया। ठीक है, और इन सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कितना आ रहा है हमारे पास 3 10 11 8 और 13, 8 और 3, तो ये 11 22 हो गया, 22 और 3 25, ये 35 आ रहा है। सिग्मा FI इज 35 ऑफ कोर्स, क्योंकि 35 सिटीज का ही हमको डेटा गिवन था। तो बच्चों अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल मीन कितना आ जाएगा मेरा अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा DI FI अपॉन सिग्मा FI, कितना आ जाएगा बच्चों x बार 70 प्लस माइनस का 20 अपॉन 35,
तो x बार कितना आ रहा है बच्चों 70 माइनस ये 5 से कैंसिल आउट होगा 4/7 माइनस का 4/7, तो फाइनल आंसर कितना 70 माइनस 0.5 35 और 5 बचेगा तो 7 1, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा लगभग 9। और यहाँ पे कितना लिखेंगे 70 में से 0.571 माइनस कर रहे हैं तो आप 0.72 प्लेसेस तक भी निकाल सकते हो, ठीक है 0.57 तक कैलकुलेशन आपका इजियर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 0.57, सो दैट विल बिकम 69.43, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है मीन आ गया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते थे, स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते थे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका एक मेंसुरेशन चैप्टर से, फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का। ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिए जरा। हाँ जी बच्चों, क्या बोला गया है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. ठीक है, अब इसका डायग्राम थोड़ा देखिए। क्या बोला है कि एक सॉलिड है जिसका शेप जो है कोन है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, यानी कि बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है इस तरह से, उस हेमिस्फीयर के ऊपर ये कोन बना हुआ है, तो कोन को हम बना देते हैं इस तरह से कुछ बनेगा ये, ठीक है ठीक है, दिस इज द डायग्राम, ठीक है। इसको और थोड़ा एक सफाई से बना लेते हैं और इसके ऊपर क्या बनाना है हमको, कोन, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ द कोन और ये आपका रेडियस ऑफ द कोन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सॉलिड। क्या गिवन है इसमें, इन दोनों का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ हमको 1 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। और जो हाइट ऑफ द कोन है वो इक्वल टू द रेडियस है, यानी कि जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि हाइट भी 1 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। आपको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है इन टर्म्स ऑफ पाई। बच्चों ये जो सॉलिड शेप बना है इसके अंदर कितने शेप्स हैं, अगर इनको बाइफरकेट करें, डिवाइड करें, तो एक कोन है अपर पार्ट में और नीचे क्या है हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द शेप, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इज दिस क्लियर एवरीवन। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोलो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालिए, यहां से बचेगा क्या, यहां से बचेगा एच, यहां से बचेगा 2r। अब बस वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, पाई के टर्म्स में हमको आंसर निकालना है तो हम पाई को नहीं हटाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितना है 1, 1 का स्क्वायर, हाइट है 1 और रेडियस है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/3 इंटू पाई इंटू 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनली वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारे पास, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पाई के टर्म्स में आंसर देना था। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। तो बच्चों इसी के साथ आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। जितने ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन हम कवर कर सकते थे हमने किया है। ये लास्ट मिनट रिवीजन है बच्चों, इसमें आपका आई होप रिवीजन हो चुका होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।